तो आज हम लोग डाई एथिल ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के जो दो पार्ट और हैं उनके बारे में देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को 4 हिस्सों में बांटा गया था। ऐसी रिएक्शंस, पहली कैटेगरी ऐसी रिएक्शन जिसमें पूरा का पूरा इथरिक जो मॉलिक्यूल है वो पार्टिसिपेट करता है। दूसरी कैटेगरी में वो रिएक्शंस थे जो इथरल ऑक्सीजन से संबंधित थे, मतलब ROR का जो ऑक्सीजन है, ROR का जो ऑक्सीजन है उससे संबंधित था, ROR, ठीक है, ये इससे संबंधित था। और तीसरी कैटेगरी में वो रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं जिसमें C और O के बॉन्ड का संबंध होगा, मतलब कुछ ऐसे रिएक्शंस जिसमें ये वाले बॉन्ड जो है वो क्लीव करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो उससे संबंधित अपक्रियाओं के लिए कुछ रिएक्शंस हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला इसके अंतर्गत देखें हम तो वो है तनु H2SO4 से क्रिया, या इसको कह सकते हैं आप जल अपघटन। सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये जल अपघटन करा रहे हैं, किसका, डाई एथिल ईथर का, ठीक है। डाई एथिल ईथर का जल अपघटन अगर आप कराएंगे तो होगा क्या, ये देखो C2H5O C2H5। तो जब आप जल अपघटन कराओगे तो जो वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर आसुत जल जो होता है वो तो डिसोशिएट करता नहीं है, उसमें अगर हम डाइल्यूट H2SO4 या कोई खनिज अम्ल मिला दें तनु मात्रा में तो जो H2O है वो टूटेगा H+OH- में। तो अब एक तरफ का बॉन्ड क्लीव करेगा, एक तरफ दिखा दो H, एक तरफ दिखा दो OH, यहाँ लिख दो डाइल्यूट H2SO4, ठीक है बेटा। वार्म अप कर दो और क्या मिल जाएगा आपको, C2H5OH, और इधर भी क्या मिल जाएगा, C2H5OH, कितने मॉलिक्यूल्स, 2, ठीक। दिस इज एथेनॉल, क्या है बेटा, एथेनॉल। अगली कैटेगरी है जिसमें हम सांद्र H2SO4 से रिएक्शन देख रहे हैं, सांद्र H2SO4 से क्रिया। अब ये क्या किया जाए, तो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अगर आप रिएक्शन देखोगे तो C2H5O C2H5, हम डायरेक्ट रिएक्शन इस तरह से दिखा रहे हैं जिससे आपको बॉन्ड कैसे क्लीव हो रहा है वो भी समझ में आ जाएगा। तो अब जरा देखो, यहाँ H2SO4 को हम अगर डिसोशिएट कराते हैं तो डाई बेसिक होता है H2SO4, एक H+ अगर निकलेगा तो H+HSO4- निकलता है, दोबारा फिर निकलेगा तो H+SO4 निकलता है, यही तो होता है। तब जब H+ निकल रहा है तो HSO4 अलग कर दो, अब यहाँ से बॉन्ड क्लीव कर दो। अब देखो जरा, ये वाला हिस्सा इसके साथ और ये वाला हिस्सा इसके साथ, दैट मीन्स ये मिल जाएगा हमें C2H5OH एथेनॉल, और ये हो गया बेटा C2H5HSO4। व्हाट दिस इज एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। जब आप कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तब आपको एथिल अल्कोहल के साथ साथ एथिल हाइड्रोजन सल्फेट भी मिलेगा। इस कंपाउंड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये तो हो गया एथिल वाला पोर्शन, ये तो हो गया एथिल वाला पोर्शन, हाइड्रोजन सल्फेट है ना। तो ये जो बॉन्ड है सल्फेट का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, S डबल बॉन्ड O के 2 बॉन्ड रहेंगे, O के सिंगल बॉन्ड रहेंगे, और एक साथ सिंगल बॉन्ड, एक साथ सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ लाएगा H। तो दिस इज द एथिल हाइड्रोजन सल्फेट स्ट्रक्चर, ये C2H5HSO4 का स्ट्रक्चर है। ये वाला H ये है, ये वाला H ये है जो सल्फर के OH के फॉर्म में जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो H था, जैसे यहाँ से जो H निकला था यहाँ से, तो वो जो है इस डाइएथिल ईथर के इस वाले पोर्शन से OH बना के अलग हो गया। ये वाला जो कार्बन है वो इस ऑक्सीजन से अटैच हो गया, क्लियर। तो अब ये क्या हो गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अगर आप इसको देखें तो ये एस्टर है, लेकिन एस्टर किसका है, कार्बन का एस्टर नहीं है, ये सल्फर का एस्टर है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एस्टर। क्या बोलते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक एस्टर, अकार्बनिक एस्टर हैं ये सब। जैसे कार्बनिक एस्टर का मतलब होता है COO या RCOR, ठीक है। और ये कैसा है, अकार्बनिक एस्टर, क्योंकि स्ट्रक्चर कुछ वैसा ही मिलता जुलता है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एस्टर टाइप का है। तो ऑक्सीजन के साथ कौन लगा हुआ है, कार्बन, इसलिए इसको हम अकार्बनिक एस्टर भी बोलते हैं, बट सिंपल नेम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन देखो, इसका थर्ड पार्ट, PCl5 के साथ हम अपक्रिया करा रहे हैं। PCl5 के साथ आप जानते हैं कि जब भी PCl5 की अपक्रिया होगी पूरे ऑर्गेनिक में, PCl5 के साथ अगर कहीं भी रिएक्शन का पार्टिसिपेशन दिखाया जा रहा है तो ये समझ के चलिए या तो कंपाउंड के पास OH होगा या O होगा, या तो यौगिक जिसके साथ अपक्रिया PCl5 की हो रही या तो उसके पास ऑक्सीजन होगा या OH होगा, ठीक है। PCl5 के साथ एक और बड़ी बात है कि PCl5 डिसोशिएट करता है PCl3 और Cl2 में। तो जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो जब O हटाता है तो अपने दोनों क्लोरीन देता है उसको, और जो ऑक्सीजन निकल के आ रहा होता है उस ऑक्सीजन को PCl3 के साथ रिएक्शन होने पर मिल जाता है POCl3। तो सीधा एक स्टेटमेंट होता है, याद रखिए, वो लिखना नहीं है इसे। तो PCl5 के साथ जब भी अपक्रिया होगी तो वहाँ POCl3 जरूर बनता है, POCl3, दैट इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड वी कैन से, या दूसरा फॉस्फोरिल क्लोराइड POCl3, ठीक है। अब जरा देखो इसमें क्या हो रहा है, C2H5O C2H5,
ये PCl3 और इसके साथ 2 क्लोरीन। आपको पता है कि 2 क्लोरीन टूट जाते हैं क्योंकि ये एक्सियली ओरिएंटेड होते हैं, ये दोनों एक्सियल बॉन्ड में होते हैं और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड में होता है। तो ये हो गया। अब देखो इसका क्लीव करने का तरीका भी दिखा दिया हमने। तो ये जब गर्म करोगे आप तो CTH5Cl, दिस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद PCl3 फॉर्म्स POCl3, दैट इज फॉस्फोरिल क्लोराइड। तो ये हो गया C2H5Cl 2 मॉलिक्यूल्स प्लस POCl3, दिस इज फॉस्फोरिल क्लोराइड, या बेटा आप ऐसे सिंपल नाम दे सकते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। हमने लिख दिया है फॉस्फोरिल क्लोराइड, सामान्य नाम हो गया फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये क्लोरोएथेन। अगला पार्ट कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन हम करा रहे हैं। ये एक्चुअली इन कार्बोरेट रिएक्शन में आती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। यहाँ पर C और O के बीच का बॉन्ड जो होता है वो टूटता तो है, कार्बन मोनोऑक्साइड उसी के साथ इनकार्बोरेट कर जाता है। उसके पीछे का कारण एक और है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये है, ऑक्सीजन जो है अपने एक लोन पेयर को कार्बन को डोनेट करता है, तब जाकर के ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो पाता है। फिर भी इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू CO2। ठीक है, इसके फर्दर ऑक्सीडाइज होने की चांसेस ज़्यादा हैं। ये बॉन्ड भी ज़्यादा टेंशन लिए हुए, इस बॉन्ड में भी टेंशन ज़्यादा है, जबकि CO2 जो है वो एज ए इनर्ट मीडियम भी कई रिएक्शंस में काम करता है, क्योंकि यहाँ पर इसको सेटिस्फाइड है इसकी वैलेंसी, बट इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। और दूसरा ये भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है ऑक्सीजन इन बिटवीन दोज 2 एटम्स, ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, जो कि एक इररिलेवेंट टाइप का नेचर हो गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो देता नहीं है। लेकिन इसके केस में देखें तो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है। और अगर ये बॉन्ड टूटे तो क्या ऑक्सीजन की वैलेंसी पे कोई फर्क पड़ रहा है? ऑक्सीजन की वैलेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क किस पे पड़ रहा है? कार्बन पर। मतलब कार्बन की वैलेंसी इनसफिशिएंट होगी तो प्रॉब्लम में ये आएगा। अगर ये बॉन्ड जो अभी हमने दिखाया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, वापस ले ले, तो जो कार्बन है उसी की ऑक्टेट इनसफिशिएंट होगी। तो कार्बन जो है 2 तरफ से जुड़ने की संभावना रखता है, मतलब 2 वैलेंसी इसकी अनसेटिस्फाइड है तो 2 सिरे से जुड़ने की संभावना रखता है। ठीक है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ईथर के साथ रिएक्शन में इनकॉर्पोरेट कर जाता है बिटवीन C एंड O बॉन्ड। ठीक है, 2 C और O बॉन्ड के बीच में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जाकर के फंस जाता है। कैसे, जरा देखो, अगर हम डाई एथिल ईथर इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ लगभग 500 ATM और टेम्परेचर बेटा लगभग 180 डिग्री सेल्सियस, ये लगभग का सिंबल है। ठीक है, 500 वायुमंडलीय दाब और 180 डिग्री सेल्सियस पर BF3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एथिल प्रोपेनोएट मतलब एस्टर बन रहा है। क्या बन रहा है? एस्टर बन रहा है, एथिल प्रोपेनोएट बनता है। ठीक है, अब जरा देखो क्या हो रहा है। ये है C2H5O, ठीक है, डायएथिल ईथर हो गया। ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ कंडीशन दिखा दो, BF3 एज ए उत्प्रेरक कैटलिस्ट है ये। ठीक है, लगभग 500 ATM का प्रेशर है और अप्रॉक्स 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। CO जो है एक तरफ जाके ऐड कर जाएगा या बीच में इनकॉर्पोरेट कर जाएगा, तो हम इस तरह दिखा दे रहे हैं। और ये हो गया बेटा, दिस इज C2H5CO। इस कार्बन इस ऑक्सीजन और इस कार्बन की वजह से इस स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो ये ऐसे ही तो लिखा है HH, ये HH, तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड हुआ ना, फिर यही हुआ बॉन्ड। तो इस बॉन्ड के बीच में, अब एक तरफ दिखाओ ना, चाहे इधर दिखाओ चाहे इधर दिखाओ, एक तरफ दिखाओ, इस कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच में CO जो है इनकॉर्पोरेट करता है। तो ये हो गया C2H5 ऑक्सीजन के साथ, तो एथिल हो गया। इधर वाले कार्बन को पूरा काउंट करेंगे तो 1 2 3 कार्बन, और ये एस्टर है, देखो COOR, ये एस्टर का फॉर्मूला यही होता है, दिस द फॉर्मूला फॉर एस्टर। ठीक है, तो अब इस वाले कार्बन को इस R के साथ हम काउंट करेंगे, जो भी अल्केन आएगा उसके नाम के लास्ट में ही हटा करके OH ऐड करेंगे, तो क्या हो गया 3 प्रोपेनोएट, तो नाम क्या हो गया एथिल प्रोपेनोएट। तो दिस इज द इनकॉर्पोरेट रिएक्शन। अगले देखो बेटा, 5th इसी के अंदर चल रहे हैं हम, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, CH3COCl से क्रिया। ठीक है, अब यहाँ पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ जो उत्प्रेरक है वो है
निर्जल AlCl3 निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। अब आप ऐसे देखो C2H5 OC2H5, ठीक है बेटा, निर्जल AlCl3, इसके साथ इसको वार्म अप कर दो, गर्म कर दो। अब देखो जरा CH3COCl को हम बता रहे हैं अब आपको, ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया Cl। स्ट्रक्चर दिख रहा है, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, बस बॉन्ड क्लीव करो। देखो जरा CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O फिर C2H5, मतलब रिएक्शन में क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O C2H5। व्हाट इज दिस, ये भी तो एस्टर हुआ। अभी जो CO के साथ रिएक्शन थी वहाँ भी एस्टर था, ये भी एस्टर है। ये हो गया एथिल, इधर कितने कार्बन, 2, तो ये नाम हो जाएगा एथिल एथनोएट, एथिल एथनोएट। और वास्तव में क्या है, ये एथिल एसीटेट है। क्या है ये, एथिल एसीटेट है, ये कॉमन नेम इसका एथिल एसीटेट। अच्छा एक साइड तो ये हो गया, दूसरी साइड क्या बनेगा, C2H5Cl, C2H5Cl। अगला देखो बेटा, ये एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा रहे हैं, CH3CO का होल ट्वाइस O से क्रिया करा रहे हैं। और यहाँ पर जो उत्प्रेरक है वो ले सकते हैं आप, यही ले सकते हैं, हम यहाँ ले रहे हैं निर्जल ZnCl2, ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप, ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसको यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखो, ये हो गया C2H5OC2H5, दिस इज डाईएथिल ईथर, और एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं आपको। ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OCO CH3, दिस इज CH3CO इधर भी है, CH3CO इधर भी है, तो 2 टाइम्स हो गया और बाहर O, तो CH3CO का होल ट्वाइस हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, क्लियर, हाइड्राइड के साथ। तो ये हो गया स्ट्रक्चर इसका CH3CO OCO CH3, और ये है C2H5 OC2H5। कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं निर्जल AlCl3 या निर्जल ZnCl2 भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड है और ये एथिल डाईएथिल ईथर है। इस बॉन्ड के क्लेवेज के पैटर्न देखो जरा, कैसे हम क्लीव कर सकते हैं इस बॉन्ड को। तो ये यहाँ से और ऐसे दिखाओ, ठीक। अब जरा आप देखेंगे तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O, ये वाला O, और ये C2H5, ठीक बेटा। अच्छा इधर से जरा देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर O फिर C2H5। यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है, कितनी बार, 2 बार। मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड से आपको एथिल एसीटेट के 2 अणु मिलेंगे, एसिटिल क्लोराइड से आपको एथिल एसीटेट का 1 अणु मिलेगा, साथ में एथिल क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, एथिल एसीटेट, सेम कंडीशन है बेटा। अगला देखो, डाईएथिल ईथर का अब हम अपचयन देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसे, इसमें भी अलग है। अपचयन मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, आपको पता है जो पदार्थ हाइड्रोजन त्याग सकते हैं वो सब कहलाते हैं अपचायक, ठीक है। या जो अपचायक का मतलब जो स्वयं ऑक्सीकृत हो जाए और दूसरे को अपचयित कर दे, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाए दूसरे को क्या कर दे, अपचयित कर दे, तो वो भी अपचायक होते हैं। हाइड्रोजन के सेंस में अगर हम कहें तो जो हाइड्रोजन का त्याग करते हैं वो सब कहलाते हैं अपचायक, क्लियर। जो हाइड्रोजन का त्याग करते हैं क्या कहलाते हैं, अपचायक। अब जो अपचयन होना है डाईएथिल ईथर का, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो डाईएथिल ईथर का अगर हम अपचयन कराओगे तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि अपचायक क्या ले रहे हैं आप, ठीक है। तो डाईएथिल ईथर के जो अपचयन की क्रिया से बनने वाला उत्पाद है वो अपचायक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन सा अपचायक आपने इस्तेमाल किया है, और उस अपचायक की क्षमता या अपचायक प्रबलता के आधार पर उत्पाद प्राप्त होता है। पहला हिस्सा देखो, इसके अंतर्गत हम ले रहे हैं सोडामाइड, सोडामाइड के द्वारा अपचयन करा दो, या आप ले लो सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो सोडामाइड ले लो या सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया द्वारा अपचयन अगर आप कराओगे तो एल्केन प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त क्या होता है, एल्केन। देखो जरा कैसे, ये है C2H5 OC2H5 और ये हाइड्रोजन, अब ये कहाँ से आया, इन दोनों की रिएक्शन के बाद या सोडामाइड से जो प्राप्त हाइड्रोजन है वो इसको रिड्यूस करेगा, तो एक तरफ तो एल्केन बन जाएगा और दूसरी तरफ मिल जाएगा हमें एल्कोहल, सीधा सीधा है। 2 हाइड्रोजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को हमने इस C2H5H के साथ तो C2H6 बन गया, और C2H5O तो बन गया एथेनॉल, दिस इज C2H5OH, क्लियर। बी पार्ट अगर देखो आप इसका, तो अगर हम अपचयन यहाँ भी करा रहे हैं लेकिन क्षार धातुओं के एल्किल व्युत्पन्नों के द्वारा, मतलब क्षार धातु जो है एल्किल
एल्किल के साथ ऑर्गेनोमेटेलिक टाइप के कंपाउंड अगर बनाए तो उनके साथ अगर हम अपचयन कराते तब क्या होगा, तो एल्किल व्युत्पन्नों के द्वारा अपचयन। अब यहाँ क्या होता है, देखो 2-3 चीज़ें हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, ये C2H5 OC2H5 की रिएक्शन हम करा दे रहे हैं इससे, ठीक है। ये एल्किल डेरिवेटिव है, ये C2H5 एथिल का है, एथिल के साथ सोडियम सॉल्ट क्षार धातु के साथ बना हुआ है। इसके साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो क्या क्या मिलेगा। अब देखो ज़रा, ये जो एक तरफ का डायथिल ईथर है, ये वाला डायथिल ईथर का जो एक तरफ का एल्किल ग्रुप है, ये एल्कीन में कन्वर्ट होता है। अगर हम इसको ऐसे लिखें HCH2CH2, ठीक है, तो ये वाला H हटता है, ये वाला पोर्शन एक तरफ का एल्किल ग्रुप एल्कीन बनाएगा, मतलब हमें ये मिलता है, ठीक। ये जो H हटा है यहाँ से, ये वाला H सोडियम के साथ जो एल्किल ग्रुप बना हुआ है उसके साथ एल्केन बनाता है, तो यहाँ बन जाएगा ये C2H5 लिखा है और ये H, तो ये हो गया C2H6, ठीक। जो धातु के साथ एल्किल ग्रुप लगेगा, जो धातु के साथ एल्किल ग्रुप लगेगा उसका एल्केन बनेगा। तो जो धातु के साथ एल्किल ग्रुप लगा उसका क्या बन जाएगा, एल्केन। और उसके साथ अब ये धातु जो है इस ऑक्सीजन के साथ एल्कोक्साइड बनाएगा, मतलब ये हो गया OC2H5, समझ रहे हैं। ये हो गया एथीन, ये हो गया एथीन, ये हो गया एथेन, और ये हो गया सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। हम एक एग्जांपल और दे देते हैं, देखो ज़रा, मान लीजिए इसी की रिएक्शन हम ले रहे हैं CH2OC2H5 और यहाँ हम रिएक्शन करा दे रहे हैं इसके साथ ये मेथिल, क्लियर। अब अगर आप इसके साथ रिएक्शन देखो तो जो धातु के साथ एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, जो धातु के साथ एल्किल ग्रुप लगा हुआ है उसका एल्केन बनेगा, मतलब यहाँ बनेगा CH4, एक तरफ के एल्किल ग्रुप के साथ ये CH2 लिखा है और ये हो गया बेटा O, ठीक है। तो एक तरफ के एल्किल ग्रुप के साथ उसका एल्कीन बनेगा, मतलब यहाँ से बनेगा एल्कीन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब एल्कीन बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2। एल्कीन अगर बनाना है तो कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2, तो ये हो गया। और ये वाला जो धातु है इसके साथ बनाएगा सोडियम एथॉक्साइड का हिस्सा OC2H5, तो ये हो गया C2H5ONA, क्लियर। तो ये जो रिएक्शन थी वो क्षार धातुओं के एल्किल व्युत्पन्नों के द्वारा अपचयन से बन रही है। इसका एक पार्ट और देखो, फास्फोरस और HI द्वारा अपचयन। आप जानते हैं लाल फास्फोरस HI जो है ये प्रबल अपचायक होता है, लाल फास्फोरस प्लस HI जो है ये प्रबल अपचायक होता है बेटा, ठीक है, प्रबल अपचायक। तो अगर इसके द्वारा अपचयन कराओगे तब सीधा एल्केन मिल जाएगा, सीधे सीधे कह रही है एल्केन मिल जाएगा। ये हम ले रहे हैं C2H5OC2H5 प्लस HI या हाइड्रोजन, क्योंकि लाल फास्फोरस और HI के साथ जब रिएक्शन होगी तो Pi3 बन जाएगा और वहाँ से निकलेगी हाइड्रोजन। इन दोनों की आपस में क्रिया होने से बनेगा Pi3 और साथ में निकलेगा हाइड्रोजन, ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन इसको अपचयित कर देगा। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं 4 हाइड्रोजन, इधर वाले के साथ भी C2H6, इधर वाले के साथ भी C2H6, तो 2 अणु, और जो ये ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, पानी। तो डाईएथिल ईथर का अगर हम लाल फास्फोरस HI द्वारा अपचयन कराएंगे, HI द्वारा अपचयन, लाल फास्फोरस प्लस HI है, ध्यान रखिएगा बेटा, लाल फास्फोरस प्लस HI द्वारा अपचयन करा रहे हैं तो हमें मिल रहा है एथेन प्लस पानी। अब अगला पार्ट है इसी प्रॉपर्टी के अंदर जो थर्ड देख रहे हैं उसी का 8th हम रिएक्शन दिखा रहे हैं, हैलोजन अम्लों से क्रिया। हैलोजन अम्ल मतलब या कह सकते हैं खनिज अम्लों से क्रिया, या कह सकते हैं HX, है ना। तो HX से क्रिया, आप जानते हैं इनकी जो सक्रियता है, HX की जो सक्रियता है या रिएक्टिविटी ऑर्डर वो HX के लिए, HX के लिए आप जानते हैं कि HI इज़ मोर रिएक्टिव दैन HBr एंड HBr इज़ मोर रिएक्टिव दैन HCl। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा कौन सा होगा, HI। HBr के साथ भी रिएक्टिविटी है, HCl के साथ रिएक्टिविटी नहीं है। कारण यही है कि जो ईथर है वो थोड़ा निष्क्रिय प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि दोनों तरफ एल्किल ग्रुप और कोई वैसा फंक्शन ग्रुप स्पेशली नहीं होता जो इसकी रिएक्टिविटी को बूस्ट कर सके। तो रिएक्टिव है, लेकिन आप देख रहे हैं विशिष्ट परिस्थितियों में अभिक्रिया कर रहा है या कुछ अलग प्रकार के उत्पाद बना रहा है। अब HI के साथ हम अभिक्रिया इसमें देखेंगे, HI से क्रिया, ठीक है। अब इसके अंतर्गत 2 हिस्से ले रहे हैं,
एक तो ये जो हाइड्रो आयोडिक एसिड है ये हाइड्रोजन आयोडाइड गैस होता है, हाइड्रो आयोडिक अम्ल जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड तो गैस है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो द्रव है। ऐसे ये हाइड्रो आयोडिक अम्ल है तो इसके साथ रिएक्शन दो परिस्थितियों में होता है। एक तब जब टेम्परेचर कम हो अर्थात कह सकते हैं अंधेरा हो, ठीक है, या कह सकते हैं जब ठंडा हो टेम्परेचर बहुत कम हो, मतलब हम सनलाइट का एक्सपोजर भी नहीं दे रहे हैं, टेम्परेचर भी बहुत कम है, तो एक ठंडे में रिएक्शन देखेंगे। और दूसरा जब उसे हम गर्म करेंगे तब क्या होगा, तो अगर ठंडे में रिएक्शन कराई जाए तो C2H5O C2H5 के साथ HI का केवल एक अणु पार्टिसिपेट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठंडे में अगर आप रिएक्शन कराओगे HI के साथ, मतलब डायथील ईथर के साथ, तो HI का केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, ये बन गया C2H5OH और ये बन गया C2H5I। कब, जब वातावरण ठंडा है या रिएक्शन का टेम्परेचर बहुत कम है, तब हाइड्रो आयोडिक एसिड का केवल एक अणु अपक्रिया करता है और बनाता है एथिल आयोडाइड और एल्कोहल। इसका दूसरा पार्ट जब रिएक्शन को हम गर्म कर दे रहे हैं या गर्म करने पर, तो एक तो हो गया ठंडे में और एक हम गर्म करने पर दिखा रहे हैं। जब आप गर्म करोगे तो उस कैटेगरी में आप देखें तो HI के दो हिस्से या HI के दो अणु पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शंस में, ठीक है। ये गर्म किया गया है, क्या किया गया बेटा, गर्म किया गया। तो HI के दो अणु, अब जरा देखो ये टूट कैसे रहा है, C2H5I C2H5I, और ये क्या हो गया, वाटर, ये क्या हो गया बेटा, वाटर, क्लियर। तो ये हो गया C2H5I 2 मॉलिक्यूल्स और प्लस वाटर, समझ गए। जब ठंडे में रिएक्शन करा रहे हो तो एक मॉलिक्यूल ऑफ HI रिएक्शन कर रहा है अलॉन्ग विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ डायथिल ईथर C2H5I प्लस C2H5OH मिल रहा है। और जब गर्म किया जा रहा है तो HI के दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे एथिल आयोडाइड के दो अणु मिल रहा है और साथ में पानी मिल रहा है, क्लियर। अब इस HI के साथ जो रिएक्शन है ना, इसको एक दूसरे तरीके से भी देखो या इसका यूज़ देख लो कैसे होता है। अगर मान लो हम मिश्रित ईथर ले लें, जैसे ये तो सम्मित ईथर था, समान प्रकार के एल्किल ग्रुप वाले थे। अगर मिश्रित ईथर लिया जाए, मिश्रित ईथर मतलब हो गया CH3O C2H5, अगर ये लिया जाए और उसके साथ HI की रिएक्शन हो तो जो आयोडाइड वाला पोर्शन है, HI का जो आयोडाइड वाला पोर्शन है वो छोटे वाले एल्किल ग्रुप के साथ ऐड करता है या छोटे वाले एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ता है, ठीक। मतलब यहाँ बनेगा CH3I प्लस C2H5OH, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब अगर हम ये चाह रहे हैं CH3OH और C2H5I, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है, बनेगा क्या, CH3I प्लस C2H5OH। अगर मिश्रित ईथर है, ये मिक्स्ड ईथर है ना, या एसिमेट्रिक ईथर, तो अगर मिक्स्ड ईथर के साथ HI की रिएक्शन होगी तो जो छोटा वाला एल्किल है वही आयोडाइड बनाएगा और बड़ा वाला हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्म में या एल्कोहल के फॉर्म में अलग हो जाएगा। अब इसका हम एक जगह और यूज़ बता रहे हैं, ये है एरोमेटिक ईथर, जैसे ये व्हाट इज दिस इज एनीसॉल, क्या है बेटा, एनीसॉल, या इसका एक और नाम मेथॉक्सीबेंजीन, IPSC नेम में भी आएगा, क्या नाम होगा इसका, मेथॉक्सीबेंजीन। और आप जानते हैं कि अगर ये कार्बन sp2 संकरित है और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो नहीं रहेगा क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो अगर डबली बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डबल बॉन्ड की कैटेगरी में आ गया है, तो उस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्लियर। इस दिशा में अगर आप इसका HI के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, इसका HI के साथ रिएक्शन करा रहे हो आप, तो बॉन्ड यहाँ से नहीं टूटने वाला, बॉन्ड एरोमेटिक वाले रिंग से नहीं टूटेगा, बॉन्ड एलिफेटिक वाले रिंग से टूटेगा। बात समझ रहे हैं आप। तो ये है, इसके साथ क्या मिलेगा, ये हो गया फिनॉल, आप देखो C6H5 और ये हो गया OH, और ये क्या हो गया बेटा CH3I, ठीक है। ये कब हो रहा है, जब हम एरोमेटिक ईथर ले रहे हैं या एल्किल एरोमेटिक ईथर ले रहे हैं या एरिल एल्किल ईथर ले रहे हैं, ठीक है। ये एलिफेटिक वाला हिस्सा और ये एरोमेटिक वाला हिस्सा। तो जो ऑक्सीजन एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका क्लेवेज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर अनुनादी स्थायीकरण के कारण कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड के बजाय डबल बॉन्ड बन जाता है। और अगर डबल बॉन्ड हो गया तो यहाँ से बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये इस बॉन्ड की निष्क्रियता बढ़ जाती है या कह सकते हैं सक्रियता घट जाती है। तो क्लीवेज यहाँ से ना होकर के इस एलिफेटिक वाले पोर्शन से होगा, और यहाँ पर हमें HI दैट मीन्स ये वाला पोर्शन, जैसे O के साथ तो माइनस ही आएगा ना जब बॉन्ड टूटेगा, तो O के साथ माइनस, तो H प्लस इसके साथ आएगा, और ये वाला पोर्शन I के साथ तो CH3I प्लस
फिनॉल, दिस इज़, ये हो गया फिनॉल और ये हो गया मेथिल आयोडाइड या आयोडोमेथेन, ठीक है। ये जो बात हम बता रहे थे, ये जो बातें हमने बताई आपको कि CH3I बन जाएगा, यहाँ CH5OH बन जाएगा, यहाँ CH3, वास्तव में ये है मेथडोलॉजी, इसको हम कहते हैं जीसेल मेथड। क्या कहते हैं बेटा? जीसेल मेथड। जैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हमें एल्कोक्सी ग्रुप चेक करने हो, जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप चेक करना हो तो कुछ रिएक्शंस कराते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप चेक करना हो तो कुछ रिएक्शंस कराते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें एल्कोक्सी ग्रुप चेक करना हो तो जीसेल मेथड हम अपनाते हैं, यही है जीसेल मेथड। तो एल्कोक्सी ग्रुप के एस्टिमेशंस के लिए हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप मतलब आरओ समूह, ठीक है। आरओ ग्रुप की जानकारी के लिए हम कौन सा मेथड अपनाते हैं? जीसेल मेथड, जिसके अंतर्गत हम HI के साथ अपक्रिया कराते हैं। तो ये समझ में आ जाता है कि कौन सा आयोडाइड के साथ जो एल्किल ग्रुप आएगा वो किस फॉर्म में जुड़ा हुआ है, या उस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या नंबर ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप, एक एल्कोक्सी ग्रुप है, 2 एल्कोक्सी ग्रुप है, इसकी जानकारी भी हम इस रिएक्शन के द्वारा करते हैं। एंड दैट मेथड इज नोन एज जीसेल मेथड। क्लियर? अब इसका रिएक्शन का फोर्थ पार्ट देखो, एल्किल समूह की अपक्रियाएं, ठीक है। आप ईथर में देखें, दो तरफ ऑक्सीजन के, इथरल ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड रिएक्शंस कौन कौन सी हो सकती हैं? तो मोस्टली अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसमें प्रतिस्थापन अपक्रियाएं होती हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, यहाँ पर जो रिएक्शंस हैं बेटा, उनकी कैटेगरी कैसी है? प्रतिस्थापन से संबंधित है, मतलब एल्किल समूह के हाइड्रोजन हटने हैं और वहाँ कोई दूसरा उसी के नेचर का एटम या ग्रुप ऑफ एटम आना है, ठीक। तो मोस्टली रिएक्शन हम किससे कराते हैं? Cl2 से या Br2 से, इसी के साथ हम रिएक्शन देखेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। Cl2 या Br2 से क्रिया, क्लोरीन से करा दो या Br2 से करा दो, ठीक है। अब इसका एक हिस्सा और, क्लोरीन के साथ अगर हम रिएक्शन देख रहे हैं तो ये भी 2 हिस्से में होता है, मतलब जब टेम्परेचर कम हो, कह सकते हैं हम अंधेरे में रिएक्शन करा रहे हैं, एनर्जी हमने कम दी है, तब क्या होगा, और अगर हम सनलाइट में एक्सपोज कर दें रिएक्शंस को तब क्या होगा। तो इसका एक हिस्सा अगर अंधेरे में कराया जा रहा है, मतलब जब टेम्परेचर बहुत कम है रिएक्शन का, तब क्या हो रहा है, तो ये है CH3CH2O C2H5, ठीक, या इसको भी ऐसे लिख दो CH2CH3, क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है, क्लोरीन के साथ। अब जो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि क्लोरीन कितनी मात्रा में आप दे रहे हैं। अंधेरे में जो रिएक्शन करा रहे हैं हम डाई एथिल ईथर की रिएक्शन क्लोरीन के साथ, उसका जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो डिपेंड करता है कि उस क्लोरीन की मात्रा कितनी है, जो क्लोरीन दिया जा रहा है उसकी मात्रा कितनी है। तो ये जो ऑक्सीजन के साथ कार्बन लगा हुआ, ये अल्फा कार्बन है, ये चीज़ ध्यान रखो। ये कैसा कार्बन है? अल्फा कार्बन। ये कैसा है कार्बन? अल्फा डैश। अल्फा के बगल वाला कार्बन कैसा है? बीटा। और इधर वाला कार्बन कैसा हो जाएगा? इसमें ये अल्फा और ये अल्फा डैश, ये बीटा डैश और ये बीटा, ठीक है। ऑक्सीजन ये मेन आप कह सकते हैं ईथर का मेन जो सिग्निफिकेंट, या कह सकते हैं जिससे हम पहचानते हैं कि ये ईथर है, वो यही तो है, एटम ऑक्सीजन। उसके बगल वाला कार्बन क्या होगा? अल्फा। उसके बगल वाला कार्बन बीटा। तो अब प्रतिस्थापन अगर आप करा रहे हैं अंधेरे में वो भी, तो Cl2 के द्वारा जो प्रतिस्थापन होगा वो इस हाइड्रोजन का होगा पहले, फिर इसके बाद इसका होगा, मिक्सिंग होगी। ये डिपेंड करता है कि क्लोरीन कितनी मात्रा में दिया गया है, ठीक। अब इसका रिएक्शन देखो, ये हो गया CH3CHCl OCH2CH3, ये क्या है? ये हो गया बेटा अल्फा मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर, अल्फा मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर। अगर इसका क्लोरीन के साथ फर्दर रिएक्शन, अब ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ जहाँ जितनी बार क्लोरीन लग रहा है उतनी बार HCl निकलेगा, ठीक है, उतनी बार HCl निकलेगा। अब आप क्लोरीन की मात्रा फिर से डाल रहे हैं इसमें, तो अब इसके 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं। देखो, यहाँ से भी हो सकता है, मतलब अल्फ़ा और बीटा से भी हट सकता है, और अल्फ़ा और अल्फ़ा डैश से भी हट सकता है। दोनों तरह के सब्स्टिट्यूटेड या प्रतिस्थापी उत्पाद हमें मिलेंगे। मतलब हमें ये भी मिल सकता है CH2Cl, CHCl था ही पहले से, ये हो गया, तो ये कैसा हो गया? अल्फ़ा बीटा डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर, समझ गए। इसके अलावा ये भी हो सकता है CH3CHCl OCHCl, और ये हो गया CH3, तो ये हो गया अल्फ़ा अल्फ़ा डैश डाई क्लोरो, ये हो गया बेटा अल्फ़ा अल्फ़ा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर, ये हो गया अल्फ़ा बीटा डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर। क्लियर? तो ये रिएक्शन किस में थी? जब डार्क है, मतलब एनर्जी कम है तब। अब अगर मान लो यही रिएक्शन सूर्य के प्रकाश में कराई जा रही है,
सूर्य के प्रकाश में अगर रिएक्शन कराइए तब क्या होगा। डाई एथिल ईथर के केस में अगर आप देखें तो यहाँ कुल मिला के 10 हाइड्रोजन हैं। कितने हाइड्रोजन हैं? 10। क्लोरीन के साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं, सूर्य का प्रकाश और ये एक्सेस ऑफ क्लोरीन है, ठीक। तो जितने भी हाइड्रोजन है सब के सब प्रतिस्थापित हो जाते हैं क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गया ना, एनर्जी ज़्यादा है और ये मुक्त मूलक होगा, पूरी तरह से पीरियडिकल रिएक्शन होगी। तो जितने भी हाइड्रोजन हैं 10 इस केस में सब के सब प्रतिस्थापित हो जाएंगे। मतलब बन जाएगा क्या? C2Cl6, जैसे ये था C2Cl5, हाँ, तो C2Cl5 का होल ट्वाइस O, समझ गए। 10 हाइड्रोजन 5 दूना 10 हाइड्रोजन 10 क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो गए। तो नाम क्या हो गया? ये पर क्लोरो, इसका नाम है C2Cl5 का होल ट्वाइस O, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, और साथ में क्या निकलेगा? 10 हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ वास्तव में कितने मॉलिक्यूल यूज हुए? 10। क्यों? 10 क्लोरीन यहाँ से 10 यहाँ, तो 20 हो गया। 10 टू 20, तो 20 क्लोरीन हो गए। क्लियर? तो एल्किल समूह की रिएक्शंस में मुख्य बात क्या थी कि ये जो रिएक्शन है वो प्रतिस्थापन से संबंधित है, और इसमें जो मेनली रिएक्शन होती है वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होती है। दो तरीके से या दो परिस्थितियों में हम करा सकते हैं। एक तो अंधेरे में जब एनर्जी कम है, और दूसरा जब सनलाइट है, मतलब एनर्जी का एक्सपोजर ज़्यादा है। तो जब आप प्रतिस्थापन अंधेरे में कराएंगे तो 1 बाई 1 करके प्रतिस्थापन होगा और मैक्सिमम डाई सब्स्टिट्यूटेड बन पाता है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गया अल्फा का, और दूसरा फिर अल्फा अल्फा डैश, या कह सकते हैं अल्फा बीटा। इन दोनों के मिक्सचर्स हमें मिलते हैं। डिपेंड कर रहा है कि क्लोरीन की मात्रा हमने कम रखी थी या ज़्यादा रखी थी, ठीक। जब हमने सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो एक्सेस ऑफ क्लोरीन है वहाँ पर, और वहाँ एनर्जी भी ज़्यादा है। तो डायथील ईथर के जितने भी हाइड्रोजन है सब क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो गए। हमें मिल गया C2HCl5 का होल ट्वाइस O, दैट इज पर क्लोरो डाइएथिल ईथर, ठीक है। तो दिस इज अबाउट टू योर होल डिस्कशन फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइएथिल ईथर, ठीक है। अगला जो पार्ट होगा ये यूजेस और उसके केमिकल टेस्ट के बारे में होगा। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।